शुरू करें भैया? तो सभी को नमस्ते। तो न्याय और सौजन्यता 23 और 24 वृत्ति की क्रिया है, पुराने में 147 है। तो न्याय की दो परिभाषा है। हाँ, न्याय और संवेदना। अच्छा, गलत बोल दिया मैंने क्या कह दिया? अच्छा ठीक। तो न्याय और संवेदना, न्याय की दो परिभाषा है। मानवीयता के पोषण, संरक्षण एवं मूल्यांकन के लिए संपादित क्रियाकलाप, जिसको विधि बोलते हैं, उसी को न्याय यहां कह रहे हैं। दूसरा, संबंधों व मूल्यों की पहचान व निर्वाह तथा मूल्यांकन व उभय तृप्ति। संवेदना की बहुत सारी परिभाषा दी हुई। देखिए, पूर्णता के अर्थ में वेगित होना, नियम त्रय सहित किया गया कार्य व्यवहार। तो असंग्रह पूर्वक जीना संवेदना है। कौन बोलेगा अभी? कहीं अभी सोच सकते हैं? असंग्रह पूर्वक जीना, स्नेह पूर्वक जीना संवेदना है। प्राकृतिक नियम पूर्वक जीना संवेदना है। सामाजिक नियम, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष पूर्वक जीना या दयापूर्ण कार्य पूर्वक जीना संवेदना है। अभी संवेदना का मीनिंग ऐसा नहीं है। प्रचलित जो मीनिंग है, अभी का मतलब प्रचलित जो मीनिंग है बिल्कुल उल्टा है। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो करना संवेदना है। ये जो परिभाषा है, संज्ञानशीलता से नियंत्रित अब संवेदना है पूरी, उस रूप में परिभाषा लिखा गया है। संवेदना तो बोल रहे हैं, लेकिन ये संवेदना संज्ञानशीलता से नियंत्रित होकर व्यक्त हो रही है, इसलिए इसकी पूरी परिभाषा अब अपने को बदली बदली दिखती है। इसमें जो पांचवी परिभाषा है, सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य संकेतों को ग्रहण करने की क्रिया। हाँ। तो जब सभी सब हो जाएंगे, हाँ, तो परंपरा में जो परिभाषा है संवेदना की, तो वही होगी। ये वाला वैसे ही लगेगा, क्योंकि वो भी एक भाग है ना। संवेदना ग्रहण नहीं होगी। जो परंपरा का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो संवेदना से अप्रभावित रहता है। अभी हमारे कई नेताओं के भी किस्से हैं कि वो कहीं मीटिंग में बैठे थे, उनकी मां की मृत्यु की खबर आई, वो पूरी मीटिंग में बैठे रहे, उसके बाद मीटिंग पूरी होने के बाद बताया अब मुझे जाना है क्योंकि मेरी मां की मृत्यु हो गई। कोई बड़े नेता है हमारे, शायद प्रधानमंत्री या बड़े कोई कैबिनेट मंत्री है, ऐसा कुछ बड़ा एक घटना है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों के सुनने में मिलते हैं। इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। संवेदना को प्रकट नहीं करना अच्छा, और पुरुष तो कर ही नहीं सकता। महिलाओं को फिर भी थोड़ी बहुत छूट दी गई। ये जो स्टाइल है उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य संकेतों को ग्रहण करना भी कह रहे हैं। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ये संज्ञानशीलता नियंत्रित हो गई है, संवेदना संज्ञानशीलता के द्वारा संवेदनशीलता नियंत्रित हो गई है, इस प्रकार की फिर परिभाषा है। तो ये नहीं कह रही अच्छा गुण है कि संवेदना थोड़ा प्रकट करना, मतलब जैसे इसमें कह रहे हैं कि परिवार में स्पर्धा होना, और एक तरफ ऐसे वही मतलब जो हमारे आदर्शवादी परंपरा में यही कहा गया है कि इसको प्रकट नहीं करना है, वो अच्छा है। श्रेष्ठता वही है, एक तो प्रभावित भी नहीं होना है और प्रकट भी नहीं करना है। इसको सर्वश्रेष्ठ स्थिति बोला गया है। थोड़ा वाला थोड़ा अच्छा है, उससे ज्यादा व्यक्त करता है, उससे थोड़ा और खराब है, ऐसा करके पूरा वर्णन है। यहां पर तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संज्ञानशीलता से नियंत्रित होकर संवेदना व्यक्त होगी। संवेदना तो शरीर से जुड़ के ही होगी। पूर्णता के अर्थ में जब करते हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब सोम भैया को समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने बहुत बार ट्राई कर लिया, तो उनका एक आंसू निकल के उनके लाई के ऊपर, तो वो भी तो एक प्रकार की संवेदना ही हुई। इसको अच्छा माना गया, मतलब मध्य दर्शन इसको ठीक मान रहा है।
परंपरा में इसको ठीक नहीं मान रहे, आदर्शवादी परंपरा में। भौतिकवादी परंपरा में तो सोचते ही नहीं इसको, है। ठीक है, तो संबंध को यदि एक बार देख लेते हैं तो संबंध है क्या? तो अस्तित्व में पूरकता है, पहला लाइन ये है, अस्तित्व में पूरकता है। ये हम पुस्तक से पढ़ लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, हमको अभी पता नहीं है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं जीने शुरू करूंगा तो किसी के साथ क्या पूरकता है या पहचानने की जरूरत पड़ेगी। गाय के साथ क्या है, पेड़ के साथ क्या है, पत्थर के साथ क्या है, मनुष्य के साथ क्या है, मनुष्य में भी अलग अलग व्यक्ति के साथ क्या पूरकता है। किसी व्यक्ति को दर्शन नहीं समझना है तो हमको उससे बात नहीं करना है क्या? कोई पूरकता नहीं हमारी, या हो सकती है, हम नहीं पहचानते शायद। तो पूरकता तो है ही है। पहला लाइन अस्तित्व में है कि यदि मेरे चारों तरफ कोई है तो वो मेरे पूरक है, इसको मेरे को पहचानना है। अब क्या मनुष्यतर प्रकृति के साथ यदि मैं पूरकता को पहचान लूं तो उसका नाम है समृद्धि, और प्रमाणित कर दूं तो। और मानव के साथ यदि पूरकता को पहचान लूं तो वहां न्याय है। इन दोनों को मिला के कह रहे हैं समाधान। संबंधों को पहचानना बराबर समाधान। भूख नहीं लग रही है, पड़ोस के एक घास को खा लिए, भूख लगने लगी। पैर में दर्द हो गया, एक घास को पहचान लिया, उसको लगा दिए, पैर का दर्द ठीक हो गया। ये पूरकताएं रखी है, हमको उसको केवल पहचानना है। अपने चारों तरफ जो चीजें हैं उनके साथ संबंध को जैसे ही पहचाने उसका नाम समाधान है। समाधान की एक परिभाषा है, अस्तित्व में विकास और जागृति के क्रम में जो है उसको स्वीकार लेना। नियति क्रम को हम स्वीकार ले रहे हैं, समाधान का पहला भाग है। ये नहीं होगा तो दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग निर्वाह विधि से जी रहे हैं तो वहां उन्होंने पहचान लिया, भूख लगी तो ये खाना है, प्यास लगी तो ये पीना है, कमजोरी लगी तो ये, ऐसा लोगों ने पहचान लिया। तो पहचान निर्वाह करके जानने मानने तक जाने के भी तरीके हैं। दूसरा होता है कि पहले हम जान मान लिए कि अस्तित्व में ये है, जान तो नहीं लिए, मान लिए। मानने के बाद उसको फिर पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अस्तित्व में पूरकता है, जैसे ही मैंने मान लिया, अब उसके बाद मेरा पहला काम है कि देखूं कि इस टेबल के साथ क्या पूरकता है, कुर्सी के साथ क्या है, मिट्टी के साथ क्या है, पत्थर के साथ क्या है, मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनके साथ क्या है। ये गांव में रहते हैं, हमारा दाना पानी इन्हीं से चलता है, हम तो इतना पूरा श्रम नहीं कर सकते। तो उनकी हमारी पूरकता है, वो हमको क्या देंगे, हम उनको क्या देंगे। तो पूरकता की पहचान दूसरा स्टेप। पूरकता की पहचान में एक एक इकाई को पहचानना पड़ता है। अस्तित्व में पूरकता में बहुत बड़ा भाग है कि थियोरेटिकली हम मान लिए कि हर चीज पूरक है। उसके बाद आप बोलने जाएंगे कि इस आदमी के साथ क्या पूरकता है, उसको कोई इस मध्य दर्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो मुझे तय करना होता है कि ये व्यक्ति के साथ मेरा ये संबंध है। तो मध्य दर्शन ने बोला कि ये 7 संबंध है या 10 प्रकार से हम और आप जुड़े हैं। तो 10 में से कोई एक कैटेगरी में पहले उसको रखना पड़ता है। 10 में से कोई एक है, मैंने मान लिया, मानने के बाद स्टार्ट किया, लेकिन सामने वाले ने नहीं माना। मैंने मान लीजिए किसी को कोई संबंध के लिए रूप स्वीकारा, वो उसमें नहीं स्वीकार रहा है, तो क्या गुस्सा हो जाए? नहीं, वो जिसको स्वीकार रहा है उसको ट्राई करके देखे। कई बार वो जो स्वीकार रहा है मैं नहीं स्वीकार कर पाता, तो कोई तीसरे के लिए तैयारी होगी। कोई ना कोई जगह पे तो एक मत हो जाएंगे। 10 में एक मत नहीं हुए मतलब कुछ नहीं होगा। तो ये है पूरकता की पहचान होना, यहां पर जीने की जगह शुरू होती है। अगर ये नीचे के क्रम से आती है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक लेडी स्टार्ट करती है सब, और उसके अंदर में इतनी दयालुता है, मतलब कि उसका हस्बैंड उसके साथ झगड़ता है, उसका बच्चे उसको अलग रखते हैं, उसकी जो बहू है वो भी ऐसी है, लेकिन वो उसकी इतनी सी भी शिकन है। और जो काम करती है, मेरे पास भी काम करती है ना, तो उसके अंदर में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं। और मतलब कि जैसे हमारी कंपनी के अंदर में जो और 2-3-4 लेबर हैं,
जैसे कोई त्योहार हुआ तो उस समय उनको 5-10 रुपए भी देगी जाओ। तो ये एक मतलब कि अब इसकी क्या स्थिति समझे इसको? वो उस रूप में बड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री के जो स्ट्रक्चर है उसमें छोटा है। मतलब जो जीवन के रूप में देखेंगे, क्वालिटी के रूप में वो बड़ा है, पर इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है वो केवल उत्पादन के अर्थ में है, उसमें थोड़ा छोटा है वो। नहीं, उसके साथ साथ फिर जैसे कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम ऊपर किया था तो उसको मैं ले गया था। तो ये आत्मा की प्रॉपर्टीज को लेकर के कि भाई अजन्मा है, अमूर्त है, तो वो करने के बाद वो बुकलेट्स ही है उसके पास, वो कहीं भी बैठे मिलेगी तो वो बुकलेट पढ़ती है साथ में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जेल में जब हम गए थे शिविर के लिए, तो जेल में एक्चुअली कायदे से पढ़ना मना है, पुस्तक मना है, जो वैसे अपराधी है। तो फिर परमिशन लेके मानव व्यवहार दर्शन उनको दिया। मैं 1 महीने के बाद आया तो लोगों ने 6 या 7 कॉपी बना लिया था पूरे पुस्तक को लिख के, कैदियों ने। मतलब कितनी लगन है आप देखिए पढ़ने की। नहीं तो फिर इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कर्म का कोई इसके अंदर में हमारे मदद से कुछ आता नहीं है भाई। समाज में मूल्यांकन का सिस्टम नहीं है, हमारे समाज में मूल्यांकन का सिस्टम नहीं है। पहले आदर्शवादी परंपरा में कुछ मूल्यांकन थे। इतना अच्छा होते हुए भी फिर दुख तो उसको लग ही रहा था। उसका पति भी करता, बेटा भी करता, बहू भी करती है। जैसे मुझे पढ़ाना आता है मान लीजिए, लेकिन मैं विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं बीएड नहीं हूँ, गैर कानूनी। मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, मैं पीजी भी नहीं हूँ, हमको घुसने नहीं देंगे। मतलब जो एक पात्रता है वो नहीं है मेरे में, वो जिसको मानते हैं पात्रता। लेकिन ये फिर मतलब कि लोगों के लिए एक आस्था या मान्यता तो बनी जाती है, यहाँ कर्म बंधन होते हैं। ये तो फिर आ ही जाता है ना, मतलब कि जो लोग भी देखेंगे और जिसने मतलब सुना नहीं है तो ये कहेंगे यार ये तो कर्म का फल भोग। इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि कानून बना के शोषण कर रहे हैं और उसको कर्म बंधन नाम देना पड़ता है। वो बेचारा दुखी आदमी। ये तो आदर्शवाद का हुआ ना, आदर्शवाद की बात है। हम कानून बना के शोषण करते हैं, उसको आदर्शवादी नाम देता है कि मेरा कर्म बंधन है। कोई आदमी बनाया ना ये कानून, तो एक आदमी कानून बनाता है, उसको बाकी लोग दूसरा नाम देते हैं। आदर्शवादी अलग नाम देता है, भौतिकवादी अलग नाम देता है। शोषण है। वो बोलता है कि नया संविधान बनाएंगे, चलते रहता है ना। तो भौतिकवादी नया संविधान बनाने की बात करेगा हमेशा, उसके मन की नहीं होगी तो। मतलब भौतिकवाद का स्ट्रक्चर क्या है? नया संविधान बनाओ। नया संविधान कैसे बनाना है? उसकी विधि हमारा बहुमत होना पड़ेगा। बहुमत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उनका वो प्रक्रिया है। आदर्शवादी क्या प्रक्रिया है? पहले हमने मान लिया कि कर्म बंधन है, उसके बाद धीरे धीरे संसार से विरक्ति वाला भाव लेकर पत्थर बन जाना है। आदर्शवादी उस ढंग से मुक्त होना चाह रहा है, भौतिकवादी उस ढंग से होना चाह रहा है। वातावरण के दबाव से मुक्त होना पहला कार्यक्रम है, उसके लिए 2 अलग अलग धाराएं हैं। तो ये चल रहा है। तो पहला भाग अस्तित्व में पूरकता है, लेकिन इसको पहचानना जरूरी है, नहीं तो पूरकता है वो हम समझ में नहीं पाएंगे। हम केवल कागज में पढ़े रहेंगे, लोगों को बोलते रहेंगे। तो पूरकता की पहचान एक एक इकाई के साथ होना है। पदार्थावस्था के साथ, प्राणावस्था के साथ, जीवावस्था के साथ एक भाग है, और मानव के साथ। तीसरा, पहचानने के बाद उसको स्वीकारना पड़ेगा। मान लो मैंने पहचान लिया लेकिन मैं स्वीकार नहीं रहा हूं, तो ये एक और भाग है जो जीवन स्तर पर होता है। और चौथा जो है, स्वीकारेंगे तो निर्वाह करेगा। निर्वाह करेगा माने आदान प्रदान करेगा। तो निर्वाह करने से पता चलता है कि इन ऊपर के तीनों को समझाए कि नहीं समझाए। मान लीजिए निर्वाह कर रहा है तो ऊपर के तीनों को समझाए, या कम से कम एक को तो समझाइए। यदि निर्वाह नहीं कर रहा है तो हो सकता है तीनों को नहीं समझा, या तीनों में कोई 2 को नहीं समझा, या कोई 1 को नहीं समझा। तो निर्वाह करने को प्रमाण बोल रहे हैं। निर्वाह करने से ऊपर की स्थितियां हमको समझ में आती है।
वही स्वीकृति नहीं है और निर्वाह करना पड़ रहा है, वो भी स्टेज है। एक है समझ गए लेकिन मेरे को आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, मतलब स्वीकृति नहीं हुई है अभी। लेकिन ये मध्यस्थ दर्शन में जितना भी बात हम सुनते हैं तो वो सब नीचे की तरफ से ही बोल रहे हैं कि पहले इन मूल्यों को पहचानो, मैंने मूल्यों को पहचाना, तो फिर वो उसकी बजाय जो है ये वाला मेथड अपना दोनों बोला जा रहा है। बुद्धि के स्तर पर अलग चीजें बोली जा रही है, आत्मा के स्तर पर अलग चीजें, ये इसको आप पढ़ेंगे ना। लेकिन आएगा तो तर्क से ही ना, तो तर्क से आएगा तो पहले यही बताना पड़ेगा। हाँ, प्रक्रिया में एक बार हम शिविर या दर्शन का अध्ययन ऐसा कोई चीज प्रक्रिया करके विचार में परिवर्तन के लिए सोचते हैं। विचार में निष्कर्ष हो जाए कि अस्तित्व में व्यवस्था है, मुझे व्यवस्था में जीना है, ये जैसे ही निर्णय आता है तो फिर व्यवस्था क्या है, कहाँ मैं प्रमाणित करूं, कहाँ जीऊं, फिर वो जगह की खोज शुरू होती है। फिर मेरी कितनी पूरकता होगी उसको सोचते हैं। फिर उसके बाद आज एक को करते हैं, कल दूसरे को करेंगे, छोटा मोटा हम योजना बना लेते हैं। इस ढंग से हम आगे बढ़ते हैं। तो विचार से व्यवहार और व्यवसाय को करते हैं। इन तीनों के क्रम में फिर हमारा अनुभव होता है, माने भास होता है या आभास होता है या प्रतीति होती है या फिर पूर्ण में अनुभव हो जाती है। ये क्रम चलता है। तो विचार के द्वारा हमारा तैयारी होता है और उसके बाद फिर उसको व्यवहार और व्यवसाय में लाने के लिए कार्यक्रम बनता है। ये संबंध के बारे में है। भैया जब आप जगह बोलते हैं तो आप ज्योग्राफिकल स्थान की बात करें। भैया हर चीज तो जियोग्राफिकल ही होगा ना। मेरा घर कोई जियोग्राफिकल तो प्लेस है, लोग भी निश्चित करने पड़ेंगे। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर संबंधों का निर्वाह नहीं कर सकता। स्टेशन में खड़े होता हूं, कैसे निर्वाह होगा? क्योंकि हर क्षण आदमी बदल जा रहा है। ये कुछ समय के लिए तो स्थिर चाहिए, तो लोग भी स्थिर चाहिए और बाकी तीनों अवस्थाएं भी स्थिर चाहिए। आप ट्रेन में चलते चलते निर्वाह पूरा नहीं कर सकते। भाई हम पांचों ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं, ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, उससे आगे नहीं होता है। तो हमको कोई जगह तय करना पड़ेगा, जीने की जगह। उसको कह रहे हैं पहला परिवार, स्वराज्य का छोटा भाग, फिर उससे बड़ा मोहल्ला, उससे बड़ा गांव या नगर या जो भी बोलिए, फिर उससे बड़े हैं क्रम। भैया जो आप आय के मतलब व्यय के हिसाब से आपका आय होना चाहिए, तो संबंधों में भी पूरकता आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से काम करना, ये भी फिर मतलब संबंध भी आपको ट्रांजैक्शनली ही देखने चाहिए। मेरे को ये मिल रहा है और मैं ये दे पा रहा हूँ। भौतिक रूप से और व्यवहार दोनों चाहिए। देखिए आदान प्रदान जो है, आदान प्रदान मानव का वस्तु का भी एक है, भाव का भी एक है। तो वस्तु का तो हो जा रहा है आज भी, भाव का नहीं हो रहा है ना। भाव माने क्या? भाव में जाएंगे तो पूरकता की पहचान और स्वीकृति को भाव कह रहे हैं। भाव के मूल में जाएंगे, जैसे मां काम कर रही है, बेटा खड़ा हुआ है, ये क्या है? बोला जाएगा उसने संबंध को पहचाना? नहीं बोला जाएगा ना, अभी नहीं आई। तो भाव है बोलेंगे, मां के प्रति भाव है। क्या भाव है? आप दो, वहीं तक भाव है। हमको देना है, अभी नहीं उदय हुआ है। तो उसका मूल्यांकन इतना ही करना पड़ेगा कि अभी वो लेने वाली जगह में ही खड़ा हुआ है, देने वाला उदय नहीं हुआ। माने जो उत्पादन वाला या जिसको बोलते हैं जैसे पोषण वाला, ये अभी नहीं बना है। करने वाला, लेने वाला बना हुआ है। लेने वाला भी बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो उसको जो मनपसंद चाहिए वो चाहिए, वो जो न्यायपूर्वक है वो नहीं चाहिए उसको। फिर अपन जाएंगे देखेंगे तो वो इंद्रिय सन्निकर्ष में डूबा हुआ है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसको इंद्रिय में जो प्रिय हित लाभ जो कॉम्बिनेशन बनाया है, अब वो चाहता है केवल उसके लिए हमको यूज करना चाह रहा है, या माँ को या पिता को यूज करना चाह रहा है। इसका कारण तो कहाँ से कमी रहती है? ऐसा होता है जैसे मैं खुद को सोचूं तो हम भी ऐसे ही थे बचपन में, अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ वो भी ऐसे हैं। जबकि आज की डेट में जैसे मैं अगर उसको सोचूं तो बहुत ज़्यादा केयरिंग और वैसा है अपने पेरेंट्स के लिए, और बहुत उनका ध्यान भी रखते हैं, मन करता है ध्यान रखने का, अच्छा लगता है। बट उस एज में भी होना चाहिए
बच्चा इतना कैपेबल तो होता ही है 14-15 की एज में कि वो सारे ही काम कर सकता है घर के, लेकिन नहीं करते उस समय। इतना ये जो 50 में आ गया या 40 में आ गया वो 20 में या 15 में आ जाए, यही तो चाहिए। देखिए एक दिन तो लोगों को पता चल जाता है कि ये सही है, लेकिन हम उस समय करने के लिए हमारी शारीरिक स्थितियां नहीं रहती। बुढ़ों को सब पता हो जाता है, सबका मतलब व्यवहारिक जो चीजें हैं वो पता हो जाती, लेकिन उनके एक पाप रहते हैं कि उन्होंने किया नहीं। पाप ही बोलेंगे लोग, उनसे नाराज रहते हैं, है ना, उनकी गलतियां गिनाते हैं। और दूसरा, अब करने के लिए शारीरिक स्थितियां नहीं है। तो एक समय में पता चल जा रहा है व्यवहारिक चीजें आज भी, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो उसके लिए पहले से तैयारी, शिक्षा, इसी का नाम शिक्षा, इसी का नाम संस्कार अनुषंगिता है। ये करना चाहिए, रोज रोज बोलना होगा, उसका अभ्यास करवाना होगा तो होगा। तो भैया वो जो बच्चा नहीं पहचान पा रहा है, न्यायपूर्वक हो रहा है, तो उसको पहचानने का प्रक्रिया है। किसी का तो सुनता होगा वो, अभी माँ बाप की नहीं सुनता, टीचर की सुनता है। नहीं तो आप बोल रहे थे कि आप मतलब आप बेसिकली बच्चे को आप एनालाइज कर रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, वो आपको सिर्फ प्रिय हित लाभ में ही, चाहे प्रिय हित लाभ के लिए आपको यूज कर रहे हैं। हाँ। तब आप फिर उसके साथ क्या करो, आप बच्चे को का स्तर आप ठीक मूल्यांकित करने के बाद फिर निर्वाह किस तरीके से करो? अच्छा मुझसे हम तो न्यायपूर्वक ही करेंगे, मतलब उसको जो चाहिए वो देंगे, जो न्यायपूर्वक नहीं है वो नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं है, नहीं दे सकते, चलेगा ये, है ना। फिर क्यों है उसके लिए भी कोई प्रक्रिया, डायलॉग शुरू करेंगे, क्यों ठीक है ये। कई प्रकार से बोलने का तरीका होता है। भैया शायद प्रश्न यहाँ है कि आप जब एक व्यक्ति भाव दे रहे हैं, मतलब उस भाव से उसकी जागृति में सहायक होने का प्रयास कर रहे हैं, पर दूसरा व्यक्ति नहीं दे पा रहा है वो भाव, तो जितना ये व्यय कर रहा है उसको उतना आय नहीं मिले, तो एक लॉजिक ये बनता है कि तो जीवन शक्तियां हैं, आप भाव देते रहिए, खत्म थोड़ी हो रहा है। पर दूसरा लॉजिक ये भी बनता है कि भाई टायरिंग होता है, आप एक समय के बाद नहीं आप होना चाहते सहायक कि तू खुद नहीं हो रहा तो मैं क्यों। इसी का नाम है धीरता, कि भैया चलते रहे, चलो हम देते रहेंगे, है ना। एक समय में धीरता से वीरता बन जाता है कि वो स्वीकार लिया, माने वीरता हो गई हमारी। मैं कर रहा हूं, हमारा बच्चा नहीं स्वीकार रहा है। एक दिन हमारा बच्चा स्वीकार लिया तो क्या घटना हुई, उसमें धीरता आ गई, मेरे में वीरता आ गई, मेरे में वीरता का प्रमाण आ गया, तो दोनों साथ में हुआ, है ना। उसका धीर होना और मेरा वीर होना एक साथ घटित हुआ, वो मेरे लिए पूरक हुआ, वो नहीं होता तो मेरी वीरता ही नहीं जगती। तो इस ढंग से मेरे आगे बढ़ने के लिए भी वो पूरक हो गया। तो ये मानिए जिसको जितना कठिन परिस्थिति मिला है उसको उतना ज्यादा आवश्यकता है। भैया मगर आजकल बहुत कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि आप किसी के साथ 10 साल 20 साल लगे हो, वो स्वीकारता ही नहीं है, तो इसका मतलब तो मुझे वीरता का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसी के लिए शिक्षा चाहिए। देखिए हम बिना शिक्षा के और बिना व्यवस्था के सब चीज को कर देंगे सोचते हैं, व्यक्तिगत प्रयास से ये नहीं होगा। तो व्यवस्था और शिक्षा ये ज्यादा बड़े प्रभावशाली चीज है। इसके बिना हम आदमी के उत्थान की बात करेंगे तो एक सीमा है, इसीलिए मध्य दर्शन व्यवस्था और शिक्षा की बात सबसे पहले कर रहा है और उसके साथ उत्थान की बात कर रहा है। ये दोनों होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और भैया ऐसे में क्या कि जब बच्चों की उम्र आती है, जब अब उन्हें करने का एक समय आता है, उनका सामर्थ्य भी होता है और वो उस समय ज़्यादा सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको समाज के लिए करना है, उनको प्रकृति दिखती है वहाँ करना है, और कहीं ना कहीं शायद परिवार निग्लेक्ट हो जाता होगा, ऐसा होता होगा क्योंकि शायद सब कुछ नहीं हो पाता होगा। तो उस केस में क्या, उस केस में ये भी देखिए कि परिवार में क्या किसी को आवश्यकता भी है उस बात की, या बच्चा ये समझ ही रहा है कि आवश्यकता परिवार में नहीं है अभी। दीदी पूरी बात समझ में ही नहीं आ रही है बच्चे को, उसका एक पार्ट कभी अच्छा वाला समझ में आ गया तो उधर कूद गया, इतना ही हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि बच्चे गलती कर रहे हैं, जैसे बोलते पढ़ना पढ़ो पढ़ो, एक समय में वो किताब ही लेके बैठा हुआ है। हम 15 साल बोले, उसके बाद वो किताब लेके बैठ गया तो हम रोने लग गए कि अब तुम बैठे, अब तुमको काम करना चाहिए। बोल रहे हैं उसको 15 साल बाद फिर समझ में आया कि काम करना चाहिए। तो सब चीजें लेट हो रही है।
तो संस्कृति सभ्यता वाला जो भाग है, देखिए ना, संस्कृति भिन्न हो गई है। पहले सेवा वाला जो संस्कृति था, सभ्यता था, वो समाप्त हो गया। पहले उसका समाज में गुणगान होता था, अब उसकी चर्चा ही नहीं होती। तो सभ्यता संस्कृति में जो भी गिरावट है, आदर्शवादी विधि में कुछ तो होता था, वो कमा। तो अभी मिक्स चल रहा है, 90% भौतिकवाद, 10% आदर्शवाद, 95% भौतिकवाद, 5% आदर्शवाद, ऐसा मिक्स है। कहीं पर 80 है, कहीं पर 70 है, कहीं पर 40, ऐसा ही है, एक अलग अलग कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। धीरता बढ़ाने का तरीका आप एक क्या सही मूल्यांकन कर सकें अपनी भी स्थिति और उनकी स्थिति का, ये धीरता बढ़ाता है? देखिए, अब सही मूल्यांकन करने की यदि हैसियत होती तो कर लेते, वही नहीं है, अब क्या करोगे? तो यहां पर अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन कहा गया है। छोटी आयु में आज्ञा पालन है, थोड़ी बड़ी आयु में अनुसरण है, और बड़ी आयु में अनुकरण है। पर ये आयु से ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, आयु से हो जाना चाहिए, पर कई बार नहीं हुआ है, तो क्या करोगे? हो सकता है कि बड़े वालों के आज्ञा पालन की जरूरत पड़ेगी, है ना, या अनुसरण की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो आया नहीं है। तो यहां तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष तक जो है आज्ञा पालन है, 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में, 5 से 15 माने अगले 10 वर्ष में अनुशासन वाला भाग पूरा हो जाए, अनुसरण वाला, अनुसरण अनुकरण वाला, उसके बाद स्वानुशासन आ जाना चाहिए। है ना, तो समाजशास्त्र में लिखे हैं कि 18 वर्ष तक बच्चे को सब समझ में आ जाएगा, वो अगले 4 वर्ष में प्रमाणित हो जाएगा, लिखा है। तो ये आज के लिए नहीं लिखा है, एक मनुष्य में संभावना है, और यदि व्यवस्था है और शिक्षा है तो ये हो सकता है, ये स्वीकार करते हुए लिखा गया है। तो अब दोनों नहीं है तो क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से कुछ करके चलेंगे। मैंने एक शायद ये भी ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी आप आवेशित रिएक्ट कर देते हैं, और उसके बाद अब क्योंकि शायद इंफॉर्मेशन है तो अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो न्यायपूर्वक था ना, वो आवेश हुआ, पर नहीं नहीं मैं कर तो न्याय ही कोशिश रहा था। इससे कैसे बचा है? देखिए आगे आप देखिएगा, सहनशीलता लिखा हुआ है, आगे है एक क्रिया। तो दिव्य मानव बहुत सबसे अधिक बर्दाश्त कौन किया? दिव्य मानव ने किया है ना, हमारे जैसे लोगों को झेला है। ठीक है कहीं पर अभी आएगा। हाँ 150, हाँ वहन क्रिया में सहनशीलता प्रमाणित रहता ही है ना। तो एक अनिवार्य स्थिति है। साहस की परिभाषा आगे में आप देखिए, सहनशीलता समेत प्रसन्नता सहित किया गया कार्य व्यवहार। तो व्यवहार में सहनशीलता होगी। आदर्शवादी या जो जिस मोह विधि से आदमी मान लेता है कि परिवार में सहन करूंगा, ये मोह विधि से है, परिवार के बाहर सहन नहीं करूंगा, ये है। भौतिकवादी मानता है कहीं सहन नहीं करूंगा, आदर्शवादी मानता है कि हर समय सहन करूंगा। ये मोह विधि से परिवार में सहन करूंगा मानता है, परिवार से बाहर नहीं करूंगा। आदर्शवादी हर जगह सहन करने को बेचारा तैयार है। इसमें जैसे कि ये अस्तित्व पूरकता की पहचान है, इसमें आपको वो पूरकता की पहचान कब हुई और वो कैसे हुई? नहीं हो ही रही है, वही थोड़ा सा देखिए, इसी का नाम संस्कार है। एक बार मैंने पूछा बाबा जी से, तो बोला यही संस्कार है, संबंध को पहचानना ही संस्कार है। लेकिन उसको थोड़ा शब्दों में बताया ना, तो जैसे कि इंद्रियां जो है उस वस्तु को नहीं देख पाती हैं, या फिर हाँ ये जो आपने नहीं मैं बताया ना, मैं अभी प्रमाणित व्यक्ति हूं ही नहीं, तो
कुछ को मैं मानता हूं, पहचाना हूं, लेकिन और भी मेरे साथ रहने वाले लोग मानते हैं, उसको नहीं पहचानते। तो ये भी है, अभी दोनों एक मत नहीं हुए, है ना, एकदम। हाँ, हमारे घर में आपको मिल जाएगा, कई लोगों को इसका उदाहरण मिल गया है। नहीं, लेकिन फिर भी जो काफी खूबसूरत है, तो उसके अंदर में थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि जो आपके भैया ट्रायल एंड एरर वाला ये है, करे जाओ, उसमें कोई जगह ठीक हो जाता है। इसी विधि से अभी आगे बढ़ना पड़ता है। मैं बाबा जी के साथ बहुत अच्छा निर्वाह किया, मेरे हिसाब से दुनिया में मैं सबसे अच्छा निर्वाह बाबा जी के साथ किया है ना, मेरी ओर से निर्वाह है। लेकिन उसको देखूंगा कि तो उसमें 99% रोल उनका है या और आगे है। मतलब मेरे जो अशिष्टता, अक्षमता, सबको उन्होंने सहन किया, बर्दाश्त किया, और उनके कारण शायद मैं कर पाया। तो ऐसे ही है भैया, मुझे लगता है कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं, कई जगह हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा है तो अच्छा लगता है, नहीं हो रहा है तो खराब लगता है, फिर इसको सुधार करते हैं, ये चलता है। और यदि मैं पिछले 30 सालों को देखूंगा तो ये बढ़ा है। मतलब मेरे लिए जो आशा क्या चीज है, इन 30 वर्षों में ये बढ़ते क्रम में, मतलब ये सहनशीलता बढ़ते क्रम में, सहनशीलता भी, निर्वाह भी, दोनों चीजें बढ़ी है। मैं भी अब सहन कर रहा हूं और निर्वाह भी पहले से बढ़ रहा है ना। अब एक और है ना, मेरे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, पहले ऐसा नहीं था। या ये भी हो सकता है कि मैंने मान लिया है कि मेरे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, पहले नहीं मानता था। दोनों होगा ना। इस पे प्रश्न तो काफी किए होंगे ना बाबा जी से। नहीं, निर्वाह वाला ना, वहां पर कोई गाइडेंस काम नहीं करता है, खुद पहचानना पड़ता है ये ऐसा है और निर्वाह करो। और यहां पर कोई भी बाबा जी ने बिल्कुल नहीं बोला कि तुमको इससे एक ऐसा नहीं। तो बता ना कि एक व्यक्ति के बारे में बोला कि ये जीवन रूप में बहुत बड़ा आदमी, उतना ही बोला उन्होंने। वहां मेरा भाव बदला, वहां बदला और कई जगह बदला उसके कारण। तो ऐसा नहीं बोला कि तुम उनके साथ ऐसा करो, वो बड़ा आदमी। मूल्यांकन एक दे दिया, चूंकि हम उनके मूल्यांकन को मानते थे, इसलिए अनुकरण अनुसरण चला थोड़ा सा, और वो चीजें बदली। तो ये हर व्यक्ति को पहचानना पड़ता है, और लगता है सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। जैसे कल कल्पेश भाई बोल रहे थे, मैं द्वेष या मैं किसी से अविश्वास तो नहीं कर रहा हूं, किसी से वो खुद में सोचना पड़ता है, वो करना ही पड़ता है, नहीं तो वो सुधार नहीं हो सकता है ना। व्यवहार अभ्यास से ही हमारे जो दुर्गुण है, द्वेष है, असंग्रह है, मतलब संग्रह है, ये सारे दुर्गुण निकलेंगे। स्पेशली जैसे 12 घंटे हैं सुबह से लेकर शाम तक के, तो उसके अंदर में 8 घंटे तो आप उसमें रहते हैं ना पूरा। देखिए, कई चीजों में शारीरिक रूप में रहते हैं, मन में नहीं रहते हैं। कई जगह शारीरिक नहीं है, मन मानसिक रूप में है। इसको भैया उस ढंग से बोलना बड़ा मुश्किल है कि एग्जाम्पल दे दूं, तो मैं 2-1 एग्जाम्पल ठीक करता हूं, 2-1 नहीं भी करता हूं। पर यदि मैं पिछले 20-30 सालों का मैं देखूं तो शायद मुझे लगता है कि मेरा निर्वाह अच्छे से बढ़ा है, ऐसा लगता है। तो बस यही है कि शायद मैं ठीक पहचाना हूं। लेकिन हमें तो ज्यादा लगता है। आप थोड़े समय के लिए देख रहे हैं ना मेरे को। नहीं, ऐसी बात नहीं, देखिए, मैं यहां पर एक अलग भूमिका में हूं तो आपको दिखेगा भी वही होता है ना, कि यहां वही दिखेगा, नहीं तो फिर आप यहां बैठ ही नहीं पाओगे। मेरे को आपको श्रेष्ठ मान के सुनना है, तभी आप किसी वक्ता को सुन पाएंगे। वो है आप में, ये आपका संस्कार है, ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात है, उसके कारण अच्छाइयां दिखती है, कमियां नहीं दिखती है, ये बहुत अच्छी बात है ना, ये आपकी अच्छाई है। लेकिन जो लोग ज्यादा साथ में रहते हैं उनको दिखती है कमियां, ऐसा सभी के साथ है। तो व्यवहारिक रूप में कमियां दिखती है, और मैं देखा ना, लोग बाबा जी की कमियां देखते थे, ऐसा थोड़ी कि लोगों को दिखना बंद हो गया, वो उनको अपना ही दिखता है ना, उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन वो कमी नहीं है ना, दूसरे की भलाई के लिए ही है ना। हाँ, वो उनकी कमी नहीं है, लेकिन आदमी क्या देख रहा है। तो व्यवहारिक प्रक्रिया में जैसे बाबा जी से बोला किसी, तो बाबा जी ने कहा कि इसको हम समझा नहीं पाए,
ये नहीं बोला कि तुम समझ नहीं सकते, ये बोला कि हम समझा नहीं पाए। इससे हुआ क्या? झगड़ा नहीं हुआ। घटना इतनी ही घटी, वो आदमी समझ गया, ऐसा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। मतलब ज्यादा अप्रिय जो है कम अप्रिय। न्याय और नैसर्गिक न्याय, ये क्या दोनों अलग अलग हैं क्या इसमें? भैया एक ही चीजें हैं। यहाँ दो जो अलग अलग यूज किया इन्होंने, ये है आपका परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में मानव संचेतना सहज मानसिकता सार्थक होने की स्थिति गति के रूप में यह मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन के रूप में प्रस्तुत है। इस मानसिकता से ही समाज और व्यवस्था में न्याय संतुलन नियंत्रण सहज प्रमाणित होता है और नैसर्गिक प्राकृतिक क्रियाकलापों के साथ न्यायपूर्वकता विधि के साथ मानसिकता सहित प्राकृतिक न्याय नैसर्गिक न्याय, ये दो अलग अलग यूज किया है। भैया वैसे जैसे खाना वाना लाओ ना, बोलते हैं ना, तो खाना और वाना बोल देते हैं। हाँ भैया स्टाइल है ये, नैसर्गिक प्राकृतिक क्रियाकलापों के साथ न्याय पूरकता, क्योंकि निसर्ग या प्रकृति के रूप में बोलते हैं इसको। यदि अपन बहुत ज्यादा देखेंगे तो मानव को भी प्रकृति कह रहे हैं, है ना। नैसर्गिकता मतलब जो चारों तरफ है, तो उसमें मानव भी आ जाता है, तो वैसा बहुत स्पष्ट यहां नहीं दिख रहा है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण आदर्शवाद नहीं मानता है, भौतिकवाद मानता है कि मनुष्य करेगा जनसंख्या नियंत्रण। भौतिकवाद मानता है, आदर्शवाद मानता है कि ईश्वर करेगा। यहां पर ऐसा मान रहे हैं कि मानव करेगा। देखिए ना लिखा है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पर लगेगा कि ये भौतिकवाद के साथ है, बहुत जगह लगेगा आदर्शवाद के साथ है, बहुत जगह लगेगा दोनों से अलग है। ऐसा आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा। आदर्शवाद युद्ध से मुक्त नहीं है। जो 4 वर्ण बने उसमें देखिए एक वर्ण केवल युद्ध करने के लिए भारत में, बाकी दुनिया में 3 वर्ण बना है। पूरे दुनिया की हिस्ट्री को आप ढूंढने जाएंगे ना, 3 क्लास है, लेबर क्लास है, बिजनेस क्लास है और वॉरियर क्लास है। यहां पर एक और क्लास को सोचा गया कि पढ़ने पढ़ाने वाला भी कोई एक वर्ग होगा। आज पूरी दुनिया में देखिए प्रोफेसर एक प्रजाति बनी गई है, पढ़ने पढ़ाने वाला वर्ग बड़ी संख्या में हो गया है। टीचर, प्रोफेसर, इनको जोड़ेंगे तो एक वर्ग अब हो गया है। तो इन्होंने जो कल्पना किया था 4 वर्ण होगा, वो आज भी दिख रहा है। बाबा जी बिल्कुल भिन्न कह रहे हैं कि हर व्यक्ति बुद्धिजीवी और श्रमजीवी दोनों होगा। पहले क्या बोला गया? कुछ व्यक्ति बुद्धिजीवी होंगे और श्रमजीवी होंगे। यहां पर हर व्यक्ति श्रमजीवी और बुद्धिजीवी दोनों होगा, नहीं तो व्यवस्था नहीं बनेगी। तो आदर्शवाद ने युद्ध को माना है, वैध माना है ना। आप देखिए ना गीता में, तू युद्ध कर, सब ज्ञान हुआ, आखिरी में बोले चल लड़, मार उसको। यही है ना। गीता में बीच बीच में बोलते बोलते अचानक बोले ठीक है चल उसको मार, युद्ध कर। देव संस्कृति सारी युद्धों से ही बनी हुई है। हाँ कंप्लीट। तो युद्ध को मान रहे हैं। गीता को प्रस्थान त्रयी का ग्रंथ मानते हैं। प्रस्थान त्रयी मतलब अब निकलना ही है मोक्ष के लिए, वो तैयार हो गया, वहां पर बोलता है युद्ध कर। ना बार बार बोल रहे हैं युद्ध करो। तो युद्ध को आदर्शवाद स्वीकार कर रहा है, मध्य दर्शन ही नहीं स्वीकारा कि युद्ध नहीं होगा। हम मतलब है तार्किक रूप से नहीं स्वीकार कर पाया मानव, और क्या बोलूं मैं। घटना के रूप में तो छोड़ ही दीजिए, तार्किक रूप में, बौद्धिक रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि युद्ध नहीं करेंगे। कि बुराई को अस्तित्व माना है परंपरा, अच्छाई का बुराई की। देव असुर का संग्राम बना हुआ है, भरा हुआ है उसमें। अस्तित्व में द्वंद्व है, संघर्ष है, ऐसा माना है।
यहां पर अस्तित्व पूरी व्यवस्था के रूप में, विकास क्रम और जागृति क्रम में। ये एकदम अलग एक स्थिति है ना। ये तो ऐसा आधार कहीं नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहां युद्ध नहीं है, पूरकता है। युद्ध हुआ, पूरकता को नहीं पहचाना, ये कह रहे हैं बार बार। तो इसको जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारा ध्रुवीकरण होता है कि ये आदर्शवाद है, ये भौतिकवाद है, ये सहअस्तित्ववाद है, इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है। तो ये लंबे समय में जाके ये स्थिर होता है। पहले मुझे लगता था कि आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच का जो लाइन है, दोनों है, और एक पतली लाइन है जिसको अपन सहअस्तित्ववाद बोलेंगे, तलवार की धार जैसी है, पहले मैं सोचता था। तो एक दिन मैंने बाबा जी को बोला भी कि बाबा जी, बात करते करते अचानक मुझे लगा कि ये बड़ा चौड़ा है। तो मैंने बोला कि पहले मैं बाबा जी ऐसा समझता था कि ये तलवार की धार है, अब लगता है कि ये ज्यादा चौड़ा है, ये दोनों छोटे हैं। बाबा जी बोले तुम ठीक बोल रहे हो। मतलब अचानक फ्लैश होता है ना कोई चीज, तो उसमें वो फ्लैश हुआ कि ये तलवार की धार नहीं है, ये ज्यादा चौड़ी है, ये दोनों सकरे हैं। बल्कि जैसे अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, जनरली एक ओपिनियन है कि अखंड समाज जो है सार्वभौम व्यवस्था का भाग नहीं है, या दोनों बहुत अखंड समाज छोटा सा है। पर अखंड समाज में सार्वभौम व्यवस्था समाई हुई है, और सार्वभौम व्यवस्था में अखंड समाज समाया हुआ है। जो संबंध है साथ, उसमें से एक व्यवस्था संबंध है, और 5 आयाम में जो एक आयाम है वो न्याय सुरक्षा है। तो ये एक दूसरे से ऐसे गुथे हैं। तो इस ढंग से पूरा स्ट्रक्चर बनाया। आदर्शवादी विधि में समाज प्रधान विधि से सोचा गया है, और भौतिकवादी विधि व्यवस्था प्रधान विधि से सोचा गया है। जैसे पता है ना, कल चर्चा कर रहे थे कि राजा कोई भी हो, धर्म वही होता है। एक राजा दूसरे राजा को हरा दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला। या भारत पॉलिटिकल रूप से कभी शायद एक नहीं रहा, लेकिन सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक रहा। कोई कहीं भी जा सकता है, वो रहा। तो ये बना रहा। यहां पर दोनों चीजों को, मध्य दर्शन में समाज और व्यवस्था को साथ में लेकर गूंथ के एक प्रकार का दर्शन दिया गया है। तो इसमें फिर अपराध नियंत्रण कैसे देखें? जैसे हम कहते हैं विज्ञान की धारा भी बनाए रखें और अपराध को भी नियंत्रित रखें। अभी जब तक मानवीय व्यवस्था नहीं है, जब तक मानवीय है तो एक व्यवस्था है ही है ना। वो व्यवस्था का अपना एक तरीका है, वो उसी जगह पर वही काम आएगा। अभी आज सारे सिस्टम बंद नहीं कर देंगे हम, एक एक करके होंगे ना। जैसे हम लोग आपस में झगड़ा नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पुलिस दरवाजे में नहीं खड़ी है ना। संस्थान वाले भी नहीं झगड़ रहे हैं, इसलिए भी यहां पुलिस नहीं खड़ी है। गांव वाले भी नहीं झगड़ रहे हैं, इसलिए गांव में भी पुलिस नहीं खड़ी है। तो ये चीज बढ़ता जाएगा तो पुलिस की संख्या कम करेंगे। यदि अपराध नहीं होंगे तो धीरे से पुलिस की भर्ती कम हो जाएगी। ये प्रक्रिया धीरे धीरे हो जाएगी ना। जैसे नए थाने का निर्णय कैसे होता है, यहां अपराध बढ़ गए है ना, तो इसलिए अब यहां पर एक नया थाना बढ़ाना पड़ेगा, यह तय किया जाता है। अपराध ही नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, तो थाने कमेंगे। तो एक क्रम से ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। अभी तो भैया उल्टा भी होता होगा कि थाना बनाना है, यहाँ पोस्टिंग करनी है, थाना सुरक्षा है। नहीं बनाना है तो बढ़ा दो, ऐसा भी करता हूँ। नहीं, उसके पीछे क्योंकि नहीं थाना बनाना, देखिए अभी डेमोक्रेटिक विधि से कुछ भी करो तो कितना खर्चा आएगा आता है ना। वो खर्चा को पैसा होगा तो हम कहीं और खर्चा करेंगे, इसी में क्यों करेंगे। तो उसको जस्टिफाइड करना होता है कि भैया युद्ध हो रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं, उसको बंद करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो थाना बनने को वैसा किया जाता है। एक विद्यालय खोलना होता है, उसके लिए 5 हमको कारण बताने पड़ते हैं कि यहां विद्यालय की जरूरत है, नहीं तो परमिशन नहीं मिलती ऊपर से, है ना। तो कारण तो कागज में लिखना ही पड़ता है ना। तो युद्ध जो है, अपराध जो है कम होते जाएंगे, अपने आप ये चीजें कम होती जाएगी। लेकिन ये भी संभावना है, कुछ लोग नहीं स्वीकार है इस चीज को। कौतूहल बस, जैसे कुछ लोग अभी भी देखते हैं हाथ सेकने के लिए शामिल हो जाते हैं इसमें, उनको मजा, उनका कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन वो
साथ में 2 पीट रहे हैं तो देखिए अभी अब भारत को ही देख लीजिए, सबसे बड़ी जो शक्ति लगी हुई है युद्ध को रोकने के लिए, एक सेना है। सेना के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सेना को भोजन सप्लाई कर रहा है ना, सेना को गाड़ी सप्लाई कर रहा है, सेना को और चीजें दे रहा है। तो सेना, उसके साथ क्लर्क हैं, तो सेना युद्ध को रोकने के लिए जो काम कर रही है, उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनमें लगा हुआ है। एक इंटरनल युद्ध ना हो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, और मजिस्ट्रेट हैं, और जज भी है। उसके सपोर्ट में वकील है, और वकीलों के साथ स्टेनो और पूरा जो फोटोकॉपी करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, एक बहुत बड़ा वर्ग है। जेल है एक। तो युद्ध को रोकने के लिए यदि आप देखेंगे, शायद सबसे बड़ा धन युद्ध रोकने में हमारा लगा हुआ है। आज युद्ध कर नहीं रहा है, युद्ध रोक रहा है। युद्ध रोकने की प्रक्रिया युद्ध करने जैसे ही है, तैयारी वही है। युद्ध करने की जो ट्रेनिंग है और युद्ध रोकने की ट्रेनिंग है बिल्कुल सेम है, मानसिकता बिल्कुल सेम है, मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। और इसमें इतना बड़ा वर्ग लगा हुआ है, सबसे बड़ी ताकत। सोचिए ना, ये रुकते ही कितना ज्यादा हमारे पास ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद यदि अपन देखेंगे तो व्यसन में हम लगे हुए हैं, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब और बहुत सारे, जो भी, ये भी हानिकारक है। युद्ध तो भयंकर हानिकारक है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे मारने वाला है। इसके बाद है सौंदर्य प्रसाधन, वो भी वो मारने वाला भी ना बोलो तो अनिवार्य तो नहीं है। नहीं तो भैया होते हैं जैसे केमिकल, पेट्रोलियम जेली जो निकलती है वो इस्तेमाल हो रही, तो वो तो करना, पर वो मारने के उद्देश्य से नहीं है, उद्देश्य मारने का नहीं है, पर साइड इफेक्ट है उसका। तो पर ये अनिवार्य नहीं है। इतने ये सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जो कम ताकत लगी हुई है, सबसे जो कम पढ़े लिखे लोग लगे हैं, सबसे कम डेडिकेटेड लोग लगे हैं, वो भोजन के लिए, जो सबसे अनिवार्य है। क्या वहाँ बिना समझ के काम हो रहा है, बिना समझ के काम हो रहा है। बुद्धिमान आदमी मारने वाले प्रोफेशन में जाना चाह रहा है, वहां ज्यादा पैसा है। आप देखिए ना, अब जो खेती में जितने भी इनपुट होते हैं ना, एक पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया के, वो एक शॉप होती है कहीं, वहां से जाता है और वो शॉपकीपर बताता है कि अच्छा ये लगाया है, इसमें इतना डीएपी डलेगा। जैसे मैं कभी एक बार बीज लेने जाती हूँ ना, तो वहाँ लाइन लगी होती है और वो गाइड कर रहा होता है सब लोगों को, किसानों को कुछ नहीं पता। उसने जितना बता दिया, अच्छा इसमें इतना कट्टा डलना है, इसमें मतलब वहां से वो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो वो कितना समझदार है, मतलब क्या बता रहा है, और यही फिर खाने में जा रहा है। तो अब हो क्या गया, जो समाज का जो सबसे बुद्धिमान वर्ग है वो आदमी मारने में लगा है ना, और जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, जो कम विकसित है, मानते हैं, वो आदमी को बचाने में लगा हुआ है। आखिर क्या होगा? वही होगा, हर किसी को रोगी होना है, हो गए। आदमी को मारने में भारत सरकार 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करती। नहीं, आप केवल उसका बता रहे हैं, बाहरी युद्ध वाला, इंटरनल वाले को तो आप जोड़ नहीं रहे हैं। मिला दूं दोनों, लेकिन ये 7 लाख करोड़ ही है। पुलिस को, वकीलों को, हाँ, ये दायरा बढ़ जाएगा। हाँ वही कर रहा हूँ, ये उससे बड़ा है, ये इंटरनल वाला उससे बड़ा है, इंटरनल युद्ध रोकने के लिए। उल्टा सीधा खा के जो फिर मेडिकल का पूरा एक जाल बना हुआ है, बाकी सारा उसमें चला जाता है। और कुछ बुद्धिमान है कि लोगों को खिलाने के लिए तैयार हैं कि भाई ये खाओ, इसमें फायदा होगा, ये खाओ, उसमें, वो भी एक वर्ग लगा, उसमें बुद्धिमान ही लगा हुआ है। वो मार्केटिंग कर सकता है, जो मार्केटिंग कर सकता है वो बुद्धिमान है ना। ये है समाज। अब क्या होगा बताइए ना। तो जो समाज यदि बचा हुआ है वो अब तो मानना पड़ेगा कि गॉड है। नहीं तो आदमी को बचना नहीं था, वही बचा रहा है। हमने जो जुगाड़ किया है उसमें तो आदमी को बचना नहीं था। उसके बाद 99% बच्चे तो ठीक ही पैदा हो। अभी तो कह रहे हैं कि गॉड है। इसलिए मानना पड़ता है
कि नहीं ये जो हमारी गलती के बावजूद लोग ठीक हैं, मतलब हम नहीं मार पा रहे हैं वो ज्यादा ताकतवर है, ऑलमाइटी। यूएसएसआर में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था उसको, तो भारत सरकार ने आमंत्रित किया, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो भाई कहता चूंकि वो नोबेल प्राइज विनर था और भारत यूएसएसआर के बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उसका पूरी तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत उसको पूरे भारत में घुमाया गया। अब पत्रकार उसके पीछे लगे हुए कह रहे जी सर ये तो बता दो कि हमारा देश कैसे लगा। वो कोई जवाब नहीं दिया। पहुंचते पहुंचते जो है एयरपोर्ट पे भी पत्रकारों ने उनको नहीं छोड़ा, तो एक पत्रकार ने उसकी भाव पकड़ के बोला सर कुछ तो बोलना हमारे देश के बारे। भाई मैं क्या बोलूं, पूरे देश घूमने के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि भगवान है। कोई चलाने वाला है, ये वर्डिंग है सर उसकी, वो भी कम्युनिस्ट पूरी उसके साथ कह रहा जिम्मेदारी सर, पूरी वो उसकी वर्डिंग है। अभी उत्पादन बहुत कम लोग कर रहे हैं, तब भी पर्याप्त आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो सारे लोग उत्पादन में और इसी उसमें लगते सही करते हैं, तो उनके पास तो समय इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो कार्यक्रम क्या रहेगा। उत्पादन की क्वालिटी कमजोर हो गई है भाई, उत्पादन हो रहा है उसका क्वालिटी गुणवत्ता कमजोर हो गया। बाकी कल्पेश भाई जैसे करेंगे आधा दिन। पेज 148 में बोल रहे हैं न्याय नियति क्रम सहज अभिव्यक्ति है। नियति क्रम पता है ना, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, तो उस क्रम में एक जगह में जाके न्याय व्यक्त होगा, जागृति क्रम में न्याय व्यक्त नहीं होगा, जागृति में ही न्याय व्यक्त होगा, तो इस क्रम में किसी एक स्तर पर न्याय व्यक्त होगा। अच्छा, तो नियति क्रम की अभिव्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, नियति क्रम में एक पॉइंट पे न्याय व्यक्त होगा, है ना। जीवावस्था में नहीं व्यक्त होगा, पदार्थावस्था में नहीं व्यक्त होगा, यदि ज्ञानावस्था का जागृति क्रम देखेंगे तो वहां भी नहीं होगा। जागृति क्रम में कभी बाय चांस भी नहीं होगा, वही उसकी प्यास है, और वही आभास है, प्यास है, भाषाभास है, इसीलिए उसकी निरंतरता के लिए इच्छा बनी है, प्रयास बना हुआ है, कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, लेकिन ये स्थायी कब है? मानव परंपरा में। अब आ जाते हैं तादात्म्यता और साहस। तादात्म्यता नित्यता के अर्थ में स्वीकार सहित किया गया निर्णय। तो ये नित्य है, मानव परंपरा नित्य है, निरंतर है, ये स्वीकृति के साथ जो कार्य किया जाएगा उसको हम साहस कहेंगे। ये स्वीकृति होगी कि मानव परंपरा निरंतर है, ये स्वीकृति के साथ जो भी विश्लेषण तर्क बनेंगे उसका नाम साहस है। जैसे मानव परंपरा है और इसको बना के रखना है, इसको बना के रखने की जितने भी हम कार्यक्रमों को सोचेंगे, जितने भी तर्कों को सोचेंगे, उसका नाम है साहस। साहस माने क्या? आत्मा में तदाकार होना, ये वही है। हाँ, ये जो है, जैसे तादात्म्यता माने वृत्ति जो है चित्त के तदाकार हुई। कौन से चित्त के तदाकार हुई? वो चित्त जो बुद्धि के तदाकार है, जिसमें पूरे ये जो श्रुति स्मृति मेधा कला भरा हुआ है, ऐसे चित्त के तदाकार होने वाली बुद्धि का नाम है, वृत्ति का नाम है तादात्म्यता। चित्त वृत्ति के तदाकार, वृत्ति चित्त के तदाकार हो जाता है, समझदार चित्त का तदाकार हो जाता है, उसका नाम है तादात्म्यता। ये इसमें होता क्या है? नित्यता के अर्थ में स्वीकृति। पूरे जो चित्रण बने हुए हैं वो नित्यता के अर्थ में, मानव परंपरा के नित्यता के अर्थ में पूरे चित्रण बने हुए हैं, है ना। स्वीकृतियां पूरी वैसे ही बनी हुई है, उसके आधार पर तर्क क्यों, कैसे, कहां वाला जोड़ने वाला जो काम है वृत्ति का बचता है। तो साहस माने क्यों, कैसे, कहां को जोड़ लिया, उसी का नाम साहस है। साहस घटना के रूप में क्या है? यदि साहस को घटना के रूप में देखेंगे तो यहां पर पेड़ लग सकता है, एक आदमी सोचा और पेड़ लगा दिया और पेड़ लग गया,
ये साहस कहलाएगा। यहां पर मानवीय व्यवहार हो सकता है, एक आदमी सोचता है और वो वहां पर वो मानवीय व्यवहार करके दिखा देता है, इसका नाम साहस। यही है ना, प्राकृतिक नियम का पालन यहां हो सकता है, एक आदमी सोचता है और उसको तर्कपूर्वक कर लेता है कि यहां हो सकता है, इसका नाम साहस। कोई तर्कपूर्वक ही अभी तैयार नहीं हुआ है, उसका साहस नहीं है। पहले विचार में आएगा ना, तभी तो आचरण में आएगा। तो उसके लिए तर्क ही अभी नहीं बना है, तर्क बन गया तो उसको कह रहे हैं साहस। बता, एकदम मिलता जुलता, उसी समय बोला था कि आगे मिलेगा साहस को, उसी समय साहस उसमें लिखा है। साहस तत्परता की परिभाषा में देखिए, है ना। हाँ हाँ, उत्साह की परिभाषा देखिए, साहस लिखा हुआ है आगे, है ना, उत्थान के लिए साहस। तो साहस है क्या चीज? अभी तक साहस का मतलब है भूत से नहीं डरता है ना, आग से नहीं डरता है, पानी से नहीं डरता है। यहां पर साहस का मतलब मानवीयतापूर्ण कार्यकलापों को किस जगह पर करना है वो तय कर लिया है, कैसे करना है, किस स्थान पर प्राकृतिक सामाजिक बौद्धिक नियम का कैसे करना है उसको सोच लिया है, उसका नाम साहस। 100% नहीं सोचा, लेकिन कुछ भाग सोच लिया है, बाकी इनपुट आते जाएंगे, उसको वो ठीक करते जाएगा। कई जगह है, कई जगह नहीं है, पर मोटा मोटा एक ही चीज। जैसे मानव परंपरा के रूप में जब बात करेंगे तो मानव परंपरा निरंतर है, नित्य भी है। केवल अस्तित्व की जगह पर बात करेंगे तो अस्तित्व नित्य है। फिर वहां पर आएंगे अस्तित्व में क्या चारों अवस्थाएं हैं, तो फिर वो वही भाषा बनता है।